नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं विशेष। लद्दाख में भारत से भिड़ने की भूल करने वाला चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। भारत को घेरने के लिए अब उसने ईरान के साथ 400 अरब डॉलर का समझौता किया है। समझौते की खबर आने के अगले ही दिन ईरान ने चबाहार रेलवे प्रोजेक्ट से भारत को बाहर कर दिया। लेकिन चीन को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईरान ने यह भी साफ किया कि उसके लिए भारत की दोस्ती बेशकीमती है। रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गई। गलवान के मैदान में हेकड़ी निकल गई। लेकिन साजिश रचने में अब भी जुटा है चीन। भारत के खिलाफ चीन ने चली है नई चाल। भारत के दोस्त ईरान पर चीन ने फेंका जाल। लद्दाख में भारतीय सेना के पराक्रम ने सुपर पावर बनने चले चीन का गुरूर चूर चूर कर दिया। लेकिन दगाबाजी और चालबाजी के लिए कुख्यात चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। उसने भारत के दोस्त ईरान को अपने जाल में फंसाकर एक नई साजिश रच डाली है। चीन की इस टेढ़ी चाल से भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के सामने एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है। चीन ने ईरान के साथ 400 अरब डॉलर की एक ऐसी डील की है जिसके तहत ईरान 25 साल तक चीन को बेहद सस्ती कीमत पर कच्चा तेल और गैस देगा। बदले में चीन ईरान में बड़े पैमाने पर निवेश करेगा। लेकिन इस डील का सबसे खतरनाक हिस्सा है हथियारों को लेकर किया गया सौदा। इसके तहत चीन ईरान को घातक हथियार दे सकता है। वैसे बरसों पहले चीन अमेरिकी रिपोर्ट में बेनकाब हो चुका है। चीन पर पाकिस्तान और ईरान को परमाणु हथियार और मिसाइल टेक्नोलॉजी देने के गंभीर आरोप लगे थे। इस नई डील से चीन ये खेल खुल्लम खुल्ला खेल सकेगा। इससे अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब जैसे देशों को अपनी रणनीति नए सिरे से तय करनी होगी, जो ईरान का कड़ा विरोध करते हैं। ये जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी है चाइना की, जिससे वो भारत को सर्कल करने की कोशिश कर रहा है पूरे एशियन कॉन्टिनेंट में, उसमें ये एक सक्सेस सिग्नल तो है चाइना के लिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यूएस और इजराइल, अमेरिका और इजराइल जो हमेशा से ही चाहते थे कि भारत और ईरान के बीच में इतने क्लोज टाइज ना हो। चीन ने ईरान के साथ ये समझौता गुपचुप तरीके से उस वक्त किया है जब दुनिया कोरोना संक्रमण से जूझ रही है। परमाणु कार्यक्रम और हिजबुल्लाह हमास जैसे आतंकी संगठनों को समर्थन देने की वजह से अमेरिका ने ईरान पर पाबंदी लगा रखी है। इस वजह से ज्यादातर देश उससे तेल नहीं खरीद रहे। भारत सबसे ज्यादा तेल ईरान से खरीदता था, लेकिन अमेरिकी पाबंदी के बाद उसने ईरान से तेल का आयात लगभग बंद कर दिया है। दूसरी तरफ चीन सबसे ज्यादा तेल ईरान से खरीदता है और इस डील के बाद उसे बेहद सस्ती कीमत पर तेल मिलेगा। अमेरिका को ठेंगा दिखाते हुए चीन ने एक तरफ जहां ईरान के साथ ये सौदा किया, वहीं सौदे की खबरों के बीच ईरान ने भारत को चाबहार रेल परियोजना से हटा दिया। इस परियोजना को भारत की सरकारी कंपनी इरकॉन पूरा करने वाली थी। ईरान कह रहा है कि अब इस प्रोजेक्ट को वो खुद पूरा करेगा, लेकिन इसके पीछे चीन की साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता है। दरअसल चीन जिस देश में भी आर्थिक घुसपैठ करता है, उस पर पूरी तरह अपना कब्जा जमा लेता है। ईरान से हुए समझौते के तहत भी चीन का इरादा कुछ ऐसा ही है। इस डील के तहत चीन ईरान के तेल और गैस उद्योग में 280 अरब डॉलर का निवेश करेगा। प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर में चीन 120 बिलियन डॉलर लगाएगा। चीन 5G तकनीक के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में ईरान की मदद करेगा। बैंकिंग, दूरसंचार, बंदरगाह, रेलवे और दर्जनों ईरानी परियोजनाओं में चीन की भागीदारी होगी। हालांकि ईरान भी चीन के साथ हुए इस समझौते का विरोध शुरू हो गया है।
ईरान के लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह की आशंका जाहिर कर रहे हैं। ईरान की सोशल मीडिया में #ईरान नॉट फॉर सेल नॉट फॉर रेंट, यानी ईरान किराए के लिए नहीं है, ईरान बिकने के लिए नहीं है, हैशटैग के साथ मैसेज पोस्ट किए जा रहे हैं। ईरान के लोग इसे चीनी उपनिवेशवाद की शुरुआत बता रहे हैं। दूसरी तरफ चीन ने ईरान को इस डील में इस तरह फंसा कि ईरान ने चुपचाप डील कर ली और अभी तक अपनी मजलिस यानी संसद से मंजूरी नहीं ली है। हालांकि दावा किया जा रहा है कि यह समझौता जून में ही हो गया था। सूत्रों की माने तो 18 पन्नों के इस दस्तावेज पर जून 2020 की तारीख है। यही नहीं, इसे फाइनल ड्राफ्ट भी बताया गया है। गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। चीन ने फिर दिखाया है कि वो मौका परस्त है। एक तरफ उसने अमेरिकी प्रतिबंध में फंसे ईरान का फायदा उठाया, दूसरी तरफ भारत को कूटनीतिक झटका देने की चाल चल दी। जहां तक ईरान की बात है तो उसने दोस्ती की खातिर 4 साल तक भारत का इंतजार किया, लेकिन भारत को घेरने की ताक में बैठा चीन इस दोस्ती के बीच आ गया। जिस चाबहार का सपना भारत और ईरान ने मिलकर देखा, जिसे पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह का जवाब माना जाता है, जिसे भारत ईरान ने मिलकर पूरा किया, उसकी रेल परियोजना से भारत को बाहर कर ईरान ने भारत की दोस्ती को झटका दिया है। अमेरिका की नाराजगी झेलकर भी भारत ने ईरान का साथ उस वक्त दिया था जब कोई भी देश ईरान से रिश्ता रखने से घबराता था। आज ईरान ने भारत का हाथ झटका और उस वक्त झटका जब दूसरी तरफ वो चीन का हाथ थाम रहा है। ना पड़ेगा। चाबहार पोर्ट से जहेदान के बीच रेलवे लाइन बिछाई जानी है। पिछले सप्ताह ईरान के ट्रांसपोर्ट और शहरी विकास मंत्री मोहम्मद इस्लामी ने 628 किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक बनाने का उद्घाटन किया था। इसमें भारत सरकार की रेलवे कंपनी इरकॉन साझेदार थी, लेकिन अब ईरान ने कहा है कि वो इस प्रोजेक्ट को अकेले ही पूरा करेगा। इसके लिए वो नेशनल डेवलपमेंट फंड से $30 करोड़ का इस्तेमाल करेगा। ईरान ने इसकी वजह भारत की तरफ से फंड मिलने में देरी को बताया है। दरअसल साल 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईरान यात्रा के दौरान चाबहार समझौते पर दस्तखत हुए थे। करीब $1.6 अरब का निवेश होना था। The bilateral agreement to develop the Chabahar port and related infrastructure and availability of about $500 million from India for this purpose is an important milestone. इस परियोजना को पूरा करने के लिए इरकॉन के इंजीनियर ईरान भी गए थे, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के डर से भारत ने रेल परियोजना का काम शुरू नहीं किया। ऐसे में ईरान ने साफ संकेत दिया कि अगर भारत पर अमेरिका का दबाव है तो ये उसकी समस्या है। ईरान इस परियोजना में और देरी नहीं कर सकता है। ये ईरान और भारत के बीच के हिस्टोरिक टाइज पे भी एक नुकसान है और हमारी फॉरेन पॉलिसी पे भी एक डैमेज है। हमारा ये 4 साल पहले एक पार्टनरशिप साइन हुई थी और उसमें अफगानिस्तान भी शामिल था और चाबहार पोर्ट जो ग्वादर पोर्ट, पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के कंपटीशन में डेवलप हो रहा था, उससे हमको हमारी रेलवेज को एक रेलवे लाइन बनानी थी जाहेदान अफगानिस्तान और उसके बाद जरांश के तक, जहाँ पे हमारे एक हाई कमीशन भी है। अमेरिका के दबाव की वजह से ईरान के साथ भारत के रिश्ते नाजुक दौर में हैं। इस बीच चीन ने मौके का फायदा उठा लिया, जबकि भारत चाहता था कि भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच त्रिपक्षीय समझौते के तौर पर रेलवे लाइन बिछाई जाए। इसके जरिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया के देशों से व्यापार का एक वैकल्पिक रास्ता तैयार किया जाए। मुंबई से ईरान के चाबहार बंदरगाह की दूरी 843 नॉटिकल मील है। चाबहार से 100 किलोमीटर से भी कम दूरी पर पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह है। चीन का कारोबार इसी बंदरगाह से होगा। इसके जवाब में भारत के जहाज ग्वादर तक पहुंचेंगे, फिर चाबहार से ईरान और अफगानिस्तान तक रेलवे लाइन बिछाने की योजना है। ईरान ने रेलवे प्रोजेक्ट से भारत को बाहर कर दिया है, लेकिन वो भारत की दोस्ती का अब भी सम्मान करता है। सूत्रों के मुताबिक रेलवे प्रोजेक्ट में भारत के लिए संभावना अभी बरकरार है। गीता मोहन के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। भारत के खिलाफ चीन की कूटनीतिक साजिश का एक बड़ा मोहरा नेपाल भी है। अब तक भारत की जमीन पर दावा कर रहे नेपाल के प्रधानमंत्री ने करोड़ों भारतीयों की आस्था के प्रतीक भगवान श्री राम को नेपाल का बताया। यही नहीं, असली अयोध्या नगरी के भी नेपाल में होने का दावा किया। माना जा रहा है कि चीन की कठपुतली बन चुके ओली का यह बयान साजिश का ही हिस्सा है।
चीन के इशारों पर भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने अब भारत के लोगों की आस्था पर चोट की। पहले भारत की जमीन को अपना बताने वाले ओली नक्शेबाजी पर उतरे थे और जब नक्शे का खेल पूरा हुआ तो सीधे करोड़ों हिंदुओं के आराध्य भगवान श्री राम पर ही दावा कर दिया। केपी शर्मा ओली कहते हैं कि भगवान राम का जन्म नेपाल में हुआ था। असली अयोध्या भारत में नहीं बल्कि नेपाल के बीरगंज के एक गांव के पास है। वहीं भगवान राम का जन्म हुआ था। भगवान राम भारत के नहीं बल्कि नेपाल के राजकुमार थे। हामीले सीता भारतलाई भारतका राजकुमार रामलाई सीता दिएको भारतका होइन अयोध्याका अयोध्या भनेको वीरगंजभन्दा अलिकति पश्चिमपट्टिको गाउँ। भारत में इस वक्त पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी के लिए अयोध्या और राम का महत्व क्या है ये बताने की जरूरत नहीं। ऐसे में नेपाल के प्रधानमंत्री ने भगवान राम को लेकर जो बयान दिया वो सीधे सीधे बीजेपी सरकार पर प्रहार है। ऐसे में उसका गुस्सा ओली की बेतुकी बोली पर फूट पड़ा। नेपाल की जनता कुछ चाहती है, नेपाल की जो वर्तमान सरकार है वो कुछ और चाहती है। वो चाइना से विचारधारा मिलती है, ये वजह है, फिर दबाव में है या पॉलिटिकल कारण से उन्होंने ये बातें की हैं जी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि नेपाल भारत के जो रिश्ते हैं इन बातों से उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेपाल में भी लोग सीताराम सीताराम जपते हैं और भारत में भी लोग सीताराम सीताराम जपते हैं। लेकिन आज जिस प्रकार का नेपाल के प्रधानमंत्री ओली जी का बयान आया है उससे हर राम भक्त और हमारे सभी पूज्य संत इससे बहुत नाराज हैं। इस प्रकार के बयान देने से नेपाल को शायद मैं समझता हूं कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ओली ने ये बयान नेपाल के आदि कवि भानु भक्त की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में दिया। अब तक वो भारत पर सियासी हमला कर रहे थे, भारत की जमीन पर दावा कर रहे थे, लेकिन इस बार संस्कृति और आस्था पर ऐसी चोट की जिससे साधु संतों का पारा भी चढ़ गया। प्रधानमंत्री जैसे पद पर रहते हुए उसको यही कहा जाएगा कि एकदम महामूर्ख है। उसे पता ही नहीं है अयोध्या के और जनकपुर के विषय में। आज से नहीं, वो त्रेता युग से संबंध रहा है और सारे शास्त्र हमारे प्रमाण हैं कि अयोध्या कहाँ है। उत्तर दिश में है सरजू पावन, अयोध्या नगरी है। विवादित बयान को लेकर ओली अपने ही देश में घिर गए। मामले ने तूल पकड़ा तो नेपाल के विदेश मंत्रालय ने ओली के बयान पर सफाई दी। मंत्रालय ने कहा पीएम ओली की टिप्पणी किसी भी राजनीतिक विषय से जुड़ी हुई नहीं। उनका इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। दिल्ली में गीता मोहन के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि चीन के साथ बातचीत में इस बार भारत का किस बात पर है जोर। देखते रहिए विशेष। हेलो भाभी, बाहर तो आदमी मारे पड़े हुए मेरे दरवाजे और आंगन में एक आदमी मारा पड़ा हुआ मेरे दरवाजे। भैया माधी को पुलिस वाले ने, विकास भैया ने मारा, इन सब लोगों ने मारा है। भारत ने लद्दाख में एलएसी पर पहले गलवान घाटी में चीन को उसकी हैसियत दिखाई अपनी सैन्य ताकत से, अपने शौर्य से। लेकिन भारत बातचीत का रास्ता कभी भी बंद करने के पक्ष में नहीं था। इसीलिए अलग अलग दौर की बातचीत लगातार चलते हुए चौथे दौर तक भी पहुंची। देखना है कि चीन बातों से इस बार भी समझता है या फिर नहीं। लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनातनी कम करने को लेकर कोर कमांडर लेवल की चौथे दौर की बातचीत हुई। चुशुल में होने वाली बातचीत की मेजबानी भारतीय सेना ने की। भारत की ओर से 16वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और चीन की तरफ से मेजर जनरल लियू लिन के बीच सुबह 11:30 बजे बातचीत शुरू हुई। बातचीत में भारत का पूरा जोर पेंगोंग त्सो और डेप्सोंग के इलाके को खाली कराने को लेकर रहा।
भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच पिछले हफ्ते हुई बातचीत में यह तय हुआ था कि दोनों सेनाएं दूसरे इलाके से भी पीछे हटे और इसके लिए उनके कमांडर फिर से बात करें। इसके बाद ही ये बातचीत शुरू हुई। मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। विशेष में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।